गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग पिछले क्लास में जो बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक स्टार्ट किए थे दैट इज एंजाइम, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो सेम है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। ओके, अब इस बायोमोलिक्यूल्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है एंजाइम, जो कि पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था। और ये जो टॉपिक है एंजाइम, इसमें आज हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस, हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो सबस्ट्रेट को तुम्हारा रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। हाउ इज इट हैपन? दैट इज टू बी डिस्क्राइब बाय टू थ्योरीज। द फर्स्ट थ्योरी इज लॉक एंड की थ्योरी which was given by Emil Fischer, and the second theory is induced fit theory which was given by Kosland, K-O-S-H-L-A-N-D। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी जो पढ़ेंगे वो है तुम्हारा लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है। लॉक एंड की थ्योरी जो है इसको कौन दिया था? एमिल फिशर। तो लिखेंगे it was put forwarded by Emil Fischer, F-I-S-H-E-R. It was put forwarded by Emil Fischer in 1894. It was put forwarded by Emil Fischer in 1894. Now, according to this hypothesis, according to this hypothesis, ठीक है, both according to this hypothesis both enzyme and substrate, both enzyme and substrate, okay, possess, P-O-S-S-E-S-S, possess specific geometric shape. According to this hypothesis, इस हाइपोथेसिस के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों क्या पोजेस करेगा? स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, अब क्या होता है, हमने कल भी बताया, पिछले क्लास में बताया था कि पूरा एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि सबस्ट्रेट में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट या एक्टिव स्पॉट। ठीक है, और उसका अपना एक स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन होता है। उस कन्फर्मेशन के अनुसार वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे पोजेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप। नाउ लिखेंगे इन द रीजन ऑफ द एक्टिव साइट, in the region of the active site, the surface configuration, okay, the surface configuration of the enzyme is such that the surface configuration of the enzyme is such that it allow only a particular substrate molecules
it allows only a particular substrate molecules to be held over it. It allows only a particular substrate molecules to be held over it. अब यानी एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ ही उसको बाइंड करने का परमिशन देता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया लॉक एंड की थ्योरी। अब लिखेंगे द एक्टिव साइट्स ऑल्सो कंटेन, ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, इट ऑल्सो कंटेन स्पेशल ग्रुप्स, इट ऑल्सो कंटेन स्पेशल ग्रुप्स। ये स्पेशल ग्रुप्स क्या है? NH2 एमोनिया, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, SH है ना, ग्रुप्स हैविंग NH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SH, ठीक है, फॉर स्टेबिलाइजिंग, ठीक है, स्पेशल ग्रुप हैविंग NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप SH फॉर स्टेबिलाइजिंग व्हाट? फॉर स्टेबिलाइजिंग कॉन्टैक्ट विथ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर बोला गया कि जो एक्टिव साइट है ये इट ऑल्सो कंटेन स्पेशल ग्रुप जिसमें NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप SH ग्रुप है। क्यों? फॉर स्टेबिलाइजिंग कॉन्टैक्ट विथ होम? द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कॉन्टैक्ट स्टेबिलाइज करने के लिए एक्टिव साइट के पास एक स्पेशल ग्रुप्स है जैसे कि NH2 COOH और SH, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर, जो जब एक साथ आता है, कमिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर कॉजिंग द केमिकल चेंज, कॉजिंग द केमिकल चेंज, ठीक है। इट कमिंग टुगेदर कॉजिंग द केमिकल चेंज। अब ये देखो क्या, फिर से समझो, ये पुट फॉरवर्ड है, इसको कौन फॉरवर्ड किया था? एमिल फिशर ने 1894 में। इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होता है, ठीक है। अब एंजाइम का एक स्पेसिफिक साइट है जिसको बोला जाता है एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट का जो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एंजाइम में, वो अलाउ करता है एंजाइम को पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड होने का। ये किसी भी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, एक्टिव साइट में स्पेशल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं जो इसको मदद करता है टू स्टेबलाइज अ कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जिसको हम रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। और जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक साथ आता है, इट कॉजेज द केमिकल चेंज इन द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इट इज सिमिलर टू लॉक एंड की थ्योरी। इट इज सिमिलर टू लॉक एंड की, just as lock can be opened only by a specific key। एक ताला जो है एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है, ठीक है। a substrate molecule can be acted upon by a specific enzyme। उसी तरह से एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक एंजाइम से ही एक्ट होता है, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा लॉक एंड की थ्योरी का मेन एजम्पशन। ठीक है, अब बोला गया जैसे ही आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही सबस्ट्रेट इंजाइम के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, जो इंजाइम है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, इसी स्टेट में सबस्ट्रेट में केमिकल चेंजेस आता है, और सबस्ट्रेट में जैसे ही केमिकल चेंजेस आता है द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट किसमें बन गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ द प्रोडक्ट रिमेन अटैच्ड टू द एंजाइम फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए प्रोडक्ट एंजाइम के साथ अटैच होता है एंड दैट फॉर्म अनदर कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या उल्टा बोल सकते हो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लिखेंगे आफ्टर कमिंग in contact with the after coming in contact with the active site of the enzyme substrate forms enzyme substrate complex। after coming in contact with the active site of the enzyme, substrate क्या बनाता है, substrate बनाता है enzyme substrate complex। ठीक है, now in this state it undergoes chemical change, it undergoes chemical change, in this state it undergoes chemical change। अब क्या होगा, the product remain attached to the enzyme, the product remain attached to the enzyme for some time। जो प्रोडक्ट है ये एंजाइम के साथ अटैच होगा फॉर सम टाइम, सो द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ठीक है, और इससे क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अदिति, प्रिया, ठीक है, अब देखो इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, बोलो। क्या बोल रही है, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंजाइम में एक्टिव साइट का जो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पेसिफिक होता है। सरफेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्पेसिफिक होता है कि वो एंजाइम को अलाउ करता है कि वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाए। वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ चाहेगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, देखो हम डायग्राम से समझा देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले एंजाइम, ठीक है, वो तुम्हारा सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, और जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, वो तुम्हारा बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। यानी सबस्ट्रेट जो कि एक रिएक्टेंट भी था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद ये एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये हो गया, ये हो गया एंजाइम, ठीक है। अब देखो ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करेगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा, और जैसे ही ज्वाइन करेगा ये क्या होगा, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम। ये क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा और सबस्ट्रेट क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर क्या होगा, एंजाइम तो एज इट इज रहेगा, उसके में तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये हो गया एंजाइम और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी क्या है, एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक-इन की थ्योरी। उसका कहना था कि एक्टिव साइड में दो स्पेसिफिक जोन होता है, एक होता है सबस्ट्रेट साइड और एक होता है, तो एक ही होता है बट्रेसिंग साइड और एक होता है कैटालाइटिक साइड। बट्रेसिंग साइड का काम क्या है, टू अट्रैक्ट एंड बाइंड विद अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और एंजाइम का जो कैटालाइटिक साइड है इसका काम होता है टू ब्रेक द बॉन्ड present in the substrate so that the substrate become weaker and enzyme can easily convert the substrate into a particular product, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे induced fit theory which was given by Causland and which is a modification of lock and key theory, ठीक है। देखो कैसा होगा, ठीक है। देखो सेकेंड, इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है। अब इट इज द modification, it is the modification of lock and
इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी। हाँ बोलो। ब्लर आ रहा है, पहले हम कोशिश करते हैं, तुम एक बार रिकनेक्ट हो जाओ, ठीक हो जाएगा, हम अपनी तरफ से कर दिए, ठीक है। देखो, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की थ्योरी। नाउ इट वाज प्रपोज्ड बाय कौन? कॉसलैंड, KOSHLAND, कॉसलैंड इन 1959, ठीक है। इस थ्योरी में क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the active site of an enzyme contain two groups। जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, इसमें दो ग्रुप्स पाया जाता है। दैट इज बट्रेसिंग एंड catalytic, that is buttressing and catalytic. Now the buttressing group is able to, the buttressing group is able to, ठीक है। the buttressing group क्या करेगा? The buttressing group is able to hold the substrate। buttressing group का काम क्या है? सबस्ट्रेट को पकड़ के रखना। is able to hold the substrate and the catalytic group is able to weaken the bond, able to weaken the bond present, and the catalytic group is able to weaken the bond present, ठीक है, weaken the bond present in substrate by electrophilic or nucleophilic forces, by electrophilic or nucleophilic forces। देखो, इसमें कहा गया कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम के पास दो ग्रुप है, ये कंटेन करता है दो ग्रुप को। कौन सा दो ग्रुप? बट्रेसिंग ग्रुप एंड कैटालाइटिक ग्रुप। बट्रेसिंग ग्रुप का काम क्या है? एबल टू होल्ड द सबस्ट्रेट। और कैटालाइटिक ग्रुप का काम क्या है? जो सबस्ट्रेट को बट्रेसिंग ग्रुप होल्ड किया है, पकड़ के रखा है, उसके बॉन्ड को वीकेन करना, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक फोर्स। क्यों? सो दैट द एंजाइम एक्टिव साइट कैन इजिली रिएक्ट ऑन द सबस्ट्रेट and easily convert the substrate into a particular product, ठीक है। लिखेंगे these two groups are at a distance, ठीक है, but when, ठीक है, but when the substrate is in contact, किसके साथ? is in contact with buttressing group, is in contact with buttressing group,
द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, the active site of the enzyme undergo the active site of the enzyme undergo conformational changes. The active site of the enzyme undergo conformational changes. ठीक है? as to bring the catalytic group near the substrate, group opposite the substrate bond, ताकि वो substrate ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट या नियर आ जाए. ठीक है? so that it can break the bond in the substrate, ताकि ये सबस्ट्रेट में बॉन्ड को ब्रेक करे एंड convert it into the product. ठीक है? अब क्या होगा? as the product is formed, अब जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रोडक्ट का शेप और साइज तो अलग होगा, तो बटरेसिंग साइट इसको अब होल्ड कर नहीं पाएगा, तो बटरेसिंग साइट इसको रिलीज करेगा. जैसे ही प्रोडक्ट बटरेसिंग साइट से रिलीज होगा, बटरेसिंग साइट फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा और कैटालाइटिक साइट भी फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस रिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है? एज द प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, द बटरेसिंग साइट releases it as, ठीक है, there is a change in the structure and bond of the product. जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, बटरेसिंग साइट इमीडिएटली प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है और बॉन्ड है दोनों में ही चेंज हो जाएगा. और फिर क्या होगा? बटरेसिंग ग्रुप, ठीक है, रिवर्ट मतलब वापस आ जाएगा, रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है? देखो फिर से बता रहे हैं, इंड्यूस फीड थ्योरी एक मॉडिफिकेशन है लॉक एंड की थ्योरी का, जिसको कॉस्टलैंड ने 1959 में दिया था. इस थ्योरी के अनुसार एक्टिव साइट में दो ग्रुप है. पहला ग्रुप है बटरेसिंग और दूसरा ग्रुप है कैटालाइटिक ग्रुप. बटरेसिंग ग्रुप का काम है टू अट्रैक्ट एंड होल्ड अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और कैटालाइटिक ग्रुप का काम है जिस सबस्ट्रेट को बटरेसिंग ग्रुप ने पकड़ के रखा है उसमें जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ना, ताकि सबस्ट्रेट इतना कमजोर हो सके कि जो एंजाइम है उसको आसानी से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके. शुरुआत में जब बटरेसिंग साइट के साथ सबस्ट्रेट का अट्रैक्शन होता है तो कैटालाइटिक साइट सबस्ट्रेट के नजदीक नहीं रह पाता है, जिस कारण से कैटालाइटिक साइट को बॉन्ड जो कि सबस्ट्रेट में है उसके ऑपोजिट लाने के लिए बटरेसिंग साइट जिस एक्टिव साइट में पाया जा रहा है उस एक्टिव साइट में एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है, और एक्टिव साइट अपने अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज लगाता है ताकि बटरेसिंग साइट के साथ साथ कैटालाइटिक साइट भी सबस्ट्रेट के ऑपोजिट आ जाए.
इसका फायदा क्या होता है? ये सबस्ट्रेट आइदर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक फोर्सेस के द्वारा क्या करता है? ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू द प्रोडक्ट, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बटरेसिंग साइट कुछ देर में इस प्रोडक्ट को तुरंत रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और बॉन्ड दोनों ही डिफरेंट होता है, और फिर बटरेसिंग साइट जैसे ही प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल पोजीशन। समझ आए क्या बोले? ऑल ऑफ यू गॉट अंडरस्टैंड? बोलो रिया, प्रिया, सुजीत, ठीक है? देखो अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझा देते हैं, ठीक है? देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि ये एंजाइम है, ठीक है? ठीक है, अब ठीक है, ये साइड क्या है? बटरेसिंग ग्रुप, और ये जो तुम्हारा साइट है ये है तुम्हारा कैटालाइटिक ग्रुप। अब ये है सबस्ट्रेट, ये क्या है? सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट को होल्ड कौन करेगा और अट्रैक्ट? पहले अट्रैक्ट करेगा और फिर होल्ड करेगा कौन? ये बटरेसिंग साइट, और ये जो तुम्हारा कैटालाइटिक साइट है ये इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इनिशियली क्या होगा? जब ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड है इसके अंदर आ गया, ठीक है? लेकिन ये बॉन्ड अंदर में आने के पहले ये बटरेसिंग साइट इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया कि इसका जो कैटालाइटिक साइट है ये भी इसके ऑपोजिट आ गया, और कैटालाइटिक साइट जैसे ही ऑपोजिट आएगा किसका? सबस्ट्रेट का, तो क्या होगा? ये सबस्ट्रेट जो है फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कैटालाइटिक साइट, ये जो कैटालाइटिक साइट है, ये कैटालाइटिक साइट के अंदर कैपेबिलिटी है इट ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, एंड व्हेन द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट गेट ब्रोकन इट बिकम्स वीकर, एंड व्हेन इट बिकम्स वीकर इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है? दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ बटरेसिंग एंड कैटालाइटिक साइट। क्लियर हुआ डायग्राम के थ्रू? ठीक है? ठीक है, हो गया? रिया समझ आ रहा है? अदिति? अब देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है, देखो मोस्ट
of the chemical reaction. Most of the chemical reaction do not starts up automatically. मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन है ये ऑटोमेटिकली स्टार्टअप नहीं होता है, बिकॉज द reactant molecules have and because the देखो most of the chemical reaction do not start up automatically. Why? Because the reactant molecules have an energy barrier. reactant molecule में energy barrier होता है to become reactive. to become reactive. to become reactive. तो फिर इसका उपाय क्या? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? क्या उपाय है? ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर the start of the chemical reaction. Therefore, an external supply of energy is needed for the start of the chemical reaction. ठीक है, ये क्या होगा? अब देखो, animal reaction, it is called activation energy. It is called activation energy. और इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. बोला गया कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डू नॉट स्टार्ट अप ऑटोमेटिकली. व्हाई? बिकॉज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव एन एनर्जी बैरियर टू बिकम रिएक्टिव. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक एनर्जी बैरियर है, उतना एनर्जी मिलेगा तभी वो रिएक्टिव होगा. देयरफॉर इसलिए इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू स्टार्ट अप द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अब द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई. नॉर्मली अगर बिना एंजाइम के प्रेजेंस के कोई केमिकल रिएक्शन हो तो क्या होगा? द एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए बहुत हाई. जैसे कि एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज जब होगा तो हमारे बॉडी को इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए इट इज 6.25. ठीक है, 6.25 और 3200 कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो लिखेंगे द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई. बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, इज टू हाई. एग्जाम्पल एसिड हाइड्रोलाइसिस. एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. acid hydrolysis of sucrose require 3200 calorie per mole. 3200 calorie per mole of energy. ठीक है, लेकिन ये हमारा बॉडी कैटर नहीं कर सकता है, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि एट अ टाइम किसी भी लिविंग सेल में, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है.
और सभी के एक्टिवेशन एनर्जी को फुलफिल करना किसी भी लिविंग सेल के लिए संभव नहीं है। तो लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर such a reaction, activation energy required for such a reaction cannot be provided by a living cell, as about 100 chemical reaction are taking place in a cell at any time. As about 100 chemical reaction are taking place in a cell at any time. Now, enzyme lowers, क्या करता है? Enzyme lowers the एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी का सॉल्यूशन एक इंजाइम ही है, बिकॉज अबाउट 3 to 4 टाइम्स ये एक्टिवेशन एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कम यानी लेस कर देता है, और इजिली एट अ टाइम मोर देन वन केमिकल रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन अ लिविंग सेल। एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लो। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज, इन द प्रेजेंस of enzyme sucrase, the ठीक है हाइड्रोलाइसिस of sucrose, the hydrolysis of sucrose requires and activation energy. The hydrolysis of sucrose requires an activation energy of 9000, ठीक है, of 9900 कैलोरी पर मोल। देखो कहां पे रिक्वायरमेंट कितना था? सुक्रोज का अगर नॉर्मल ब्रेकडाउन होता तो एक्टिवेशन एनर्जी था 3200 कैलोरी पर मोल, और इसी सुक्रोज का अगर सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है तो कितना एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है? 900 कैलोरी पर मोल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3200 कैलोरी पर मोल। तो एंजाइम का मेन सिग्निफिकेंस है कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, as a result of which at a single time multiple metabolic reactions can occur in a living cell without any inhibition। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का यूजफुलनेस। सबसे पहला सवाल है एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? तो सिंपल बात है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो पाता है। क्यों ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो पाता है? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक एनर्जी बैरियर है, जब तक वो एनर्जी उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को नहीं मिलेगा वो स्टार्ट नहीं होगा, और ये एनर्जी उसको एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करे। और ये एनर्जी जो उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड किया गया ताकि रिएक्टेंट रिएक्टिव हो और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करे, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इन जनरल किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज लोअर्ड मैनी टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एट अ सिंगल टाइम मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस कैन इजिली टेक्स प्लेस। समझ आया व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? आया? प्रिया, अदिति, रिया,
निशा आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसको हम डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, क्या है देखो, ये ग्राफ है, ठीक है, ये जो तुम्हारा है पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। अब ये है एनर्जी ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, एनर्जी ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम लोग लिखेंगे P, ठीक है। अब ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, क्या है? सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट मीन्स दिस। अब क्या हो रहा है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, इसमें क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किस सिचुएशन में दिखाया जा रहा है? जब इसमें नो इंजाइमेटिक रिएक्शन है, कोई इंजाइम का रोल अभी यहां पे नहीं है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्लियर? अब ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा एंजाइम दिया जाएगा तो यही एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कैसे आएगा? ठीक है, ठीक है। तो हो गया, जब एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम का जरूरत था तो इसको कितना एनर्जी यूज करना पड़ा? 3200 कैलोरी पर मोल। लेकिन जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी में एंजाइम का रोल हो गया, एंजाइम रिएक्शन किया, तो इसका कितना हो गया? 900 कैलोरी पर मोल। तो ये डिफरेंसेस हुआ। यहां पे सबस्ट्रेट क्या है? सुक्रोज। और यहां पे प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो अगर ये बिना एंजाइम के टूट रहा है तो द एनर्जी दैट इज used by our body or expend by our body is 3200 calorie per mole, and if it is in the presence of enzyme sucrase, in the presence of enzyme sucrase, then it is only 900 calorie per mole. ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन द एंजाइम इज यूज्ड एंड व्हेन द एंजाइम इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ विच शोज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ आया एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ? क्लियर? रिया? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब एक ही बचा हुआ है, एंजाइम इनहिबिशन और क्लासेस ऑफ एंजाइम। ठीक है, ले लो।
ले ली स्क्रीनशॉट? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बोलो।